आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम L32 की वो खूनी रात। दरअसल आरुषि को इंसाफ का इंतजार खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। नोएडा के आरुषि हत्याकांड केस में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाएगी और आज से 5 साल पहले हुए इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के मुजरिमों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। उस रात न आंधी आई, न बारिश हुई, न बिजली गिरी। चारों तरफ था तो सिर्फ सन्नाटा। खुले आसमान में आधी रात को चांद नजर आने लगा था। 2 दिन बाद ही पूर्णमासी की रात थी। उस रात सब कुछ नजर आ रहा था, सब कुछ सुनाई दे रहा था। लेकिन इसी रात एक ऐसी चीख उठी जिसे किसी ने नहीं सुना। जब आरुषि खामोश हो गई तो उसकी आवाज घर, परिवार या सोसाइटी ही नहीं, पूरे देश ने सुनी। बात 15 मई 2008 की है। नोएडा के सेक्टर 22 के जलवायु विहार का वो फ्लैट था L32। दिल्ली एनसीआर के मशहूर डॉक्टर दंपत्ति राजेश और नूपुर तलवार की बेटी आरुषि की हत्या हो जाती है। हत्या का रहस्य जितना सुलझाने की कोशिश होती है वो उतना ही उलझता जाता है और कुछ ही दिनों में ये देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो जाता है। 16 मई 2008 की सुबह आरुषि की मौत की खबर फैलनी शुरू हुई और देखते ही देखते नोएडा के जलवायु विहार के फ्लैट नंबर L32 के इर्द गिर्द पुलिस, पब्लिक और मीडिया का जमावड़ा लग गया। हर जुबान पर एक ही सवाल था कि एक बंद घर के अंदर कोई चौथा शख्स आकर कैसे आरुषि का कत्ल कर सकता है। दबी जुबान में शक आरुषि के मां बाप पर भी जताया जा रहा था। लेकिन यह भी सच है कि क्राइम सीन की जांच करने वाला पुलिस अधिकारी वहां मौजूद हर शख्स पर शक करता है। लेकिन बेटी की मौत के सदमे में डूबा तलवार परिवार बार बार एक ही बात कह रहा था कि ये दरिंदगी उनके नौकर हेमराज ने ही की होगी और पुलिस को हेमराज को पकड़ने में ही सबसे ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। शुरुआत में हर शख्स को यही लगा कि आरुषि का कत्ल किसी और ने नहीं, उनके घर अरसे से काम कर रहे नौकर हेमराज ने ही किया होगा। और शक इसलिए भी गहरा चुका था क्योंकि वारदात के बाद से ही हेमराज का कोई अता पता नहीं था। पुलिस ने भी आनन फानन में नेपाल तक जांच टीमें भेजने की तैयारी कर ली। सुबह जब वो उठे हैं सो के तो नौकर घर पर नहीं था, घर बाहर से लॉक था, लॉक नहीं था बल्कि बोल्ट था। मेड सर्वेंट आती है, मेड सर्वेंट जब बैल बजाती है उस पर उठते हैं वो, उनको पता लगता है कि वो सोचते हैं कि शायद चला गया होगा सामान लेने के लिए। लेकिन जब वो आते हैं फिर वो बच्ची को जगाने जाते हैं तो बच्ची अपने बेड पर पड़ी हुई है और उसके गले पर धारदार हथियार से उसके गले को काट दिया है। लेकिन 24 घंटे में ही सब कुछ बदल गया। जिस पर कत्ल का शक था उसका भी कत्ल हो चुका था। हेमराज की लाश आरुषि की बिल्डिंग की छत पर मिली। एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी डॉक्टर तलवार के घर पहुंचे तो उन्होंने सीढ़ियों पर देखे खून के निशान। तफ्तीश तेज हुई तो छत के दरवाजे तक पुलिस दूसरी बार पहुंची और इस बार आखिरकार पुलिस ने ताला तोड़ ही दिया। इस ताले के टूटने के साथ ही पुलिस के सामने केस साफ हो गया। छत पर आरुषि की हत्या के आरोपी हेमराज की भी लाश पड़ी थी। और हैरानी की बात यह कि हेमराज और आरुषि की मौत के बीच फासला 15-20 मिनट से ज्यादा का नहीं बताया गया। आरुषि के कमरे से लेकर घर की दीवारों और सीढ़ियों पर पुलिस को खून के निशान मिल चुके थे। छत पर खून रंगे हाथों के निशान भी मिले, खून से सना गद्दा भी मिला और कूलर में पड़े पानी में कातिल के हाथ धोने के सबूत भी।
सबूत चीख चीख कर इशारा कर रहे थे कि ये कत्ल घर में रहने वाले किसी शख्स ने ही किए हैं। पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगने लगे। क्राइम सीन से आरुषि और हेमराज का मोबाइल कैसे गायब हो गया, ये एक रहस्य बना रहा। हेमराज और आरुषि दोनों ही तलवार दंपत्ति के उस फ्लैट में थे और वहीं उनका मर्डर हुआ था। तो L32 में हुआ क्या? Life may not be the party we hoped for, but while we are here, we should dance. यानी जिंदगी हमारे लिए मौज मस्ती वाली वो पार्टी तो नहीं बन सकी जो हमने सोची थी। फिर भी हम यहाँ हैं तो आओ नाचें और खुशी मनाएं। ये वो लाइनें हैं जो आरुषि ने सिर्फ लिखी ही नहीं, वो कई बार फोन पर बोलती भी थी। लेकिन जिस मोबाइल से वो बात करती थी वो 15 मई की रात 9:10 के बाद से ही स्विच ऑफ था। सवाल था कि क्या उसके मोबाइल में कत्ल का कोई सुराग छिपा है। लेकिन तलवार दंपत्ति के घर में लगे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स से ये बात साफ हो गई कि वारदात की रात आरुषि के कमरे में रखा हुआ इंटरनेट का मोडेम भी कई बार चालू बंद किया गया। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि कत्ल किसी सर्जिकल वेपन से किया गया था। जांच एजेंसियां आरुषि केस में जितनी ज्यादा जानकारी निकालती जा रही थी, केस उतना ही उलझता जा रहा था। पुलिस ने हत्या में किसी सर्जिकल वेपन के इस्तेमाल होने की बात कही, जिसके बाद शक की सुई तलवार दंपत्ति की ओर चली गई। डॉक्टर तलवार अपने आप को बचाते उससे पहले एक और बड़ा खुलासा हो गया। 21 मई 2008 को दिल्ली पुलिस की टीम भी आरुषि केस में नोएडा पुलिस की मदद को पहुंची। आरुषि के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उसने एक दोस्त से 688 बार बात की थी। पुलिस को इस पूरे केस में हॉरर किलिंग का भी शक हो चुका था। यूपी पुलिस ने सिलसिलेवार ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरह से उनका शक राजेश तलवार पर गहरा रहा है। उस समय उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल हालत में, ऑब्जेक्शनेबल हालत का मतलब ये नहीं कि वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में ही थे, लेकिन उन्होंने ऐसी हालत में देखा उनको जिसमें उनको अच्छा नहीं लगा। नोएडा पुलिस को शक हो चुका था कि आरुषि और हेमराज का कत्ल हॉरर किलिंग का मामला है, जिसमें संबंधों का खुलासा होने पर डॉक्टर तलवार ने अपनी ही बेटी और नौकर का कत्ल कर दिया। लेकिन यहीं से सब बदल गया। यूपी पुलिस ने राजेश तलवार को अपनी ही बेटी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 23 मई को राजेश तलवार की गिरफ्तारी के महज 7 दिन बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने खुद इस केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 29 मई को सीबीआई से जांच कराने का फैसला लिया था और इस मामले में सीबीआई से जांच किए जाने के संबंध में आदेश भी प्राप्त हो गए हैं और अब सीबीआई ने इस हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। 1 जून 2008 को सीबीआई ने केस को टेक ओवर किया और मौकाए वारदात पर सीबीआई की टीमों की फुर्ती देखने लायक थी। जनता की भीड़ अब भी यहां मौजूद थी और 3 जून को सीबीआई की टीमों ने आसपास में मौजूद नालों और गटर तक की सफाई करवा दी, इस तलाश में कि कहीं तो हथियार मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर शुरुआत हुई मेंटल इन्वेस्टिगेशन की। जून की तपती गर्मी में सीबीआई ने होश उड़ा देने वाले लाई डिटेक्टर टेस्ट किए। ये टेस्ट डॉक्टर तलवार और आरुषि की मां नूपुर तलवार पर किए गए। इसी बीच सीबीआई की एक टीम ने आधी रात के वक्त आरुषि के घर में क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन भी किया। शक और पूछताछ के बाद सीबीआई ने नौकर कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। कृष्णा पर आरुषि हेमराज की हत्या, सबूतों से छेड़छाड़ और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया। इस मामले में हत्या के वेपन तथा मोबाइल फोन्स को ढूंढने या सूचना देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की जा रही है। आप देख रहे हैं L32 की वो खूनी रात।
आरुषि केस में एक के बाद एक मोड़ आते रहे। कभी पिता, कभी पड़ोसी और फिर पड़ोस के नौकरों पर भी आरुषि और हेमराज की हत्या के शक की सुई घूमती रही। गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर। हर दिन उठते सवालों के बीच एक दिन अचानक सीबीआई ने भी केस को सुलझा लेने का दावा कर दिया। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का दावा था कि डॉक्टर तलवार के घर में मौजूद रहते हुए नौकरों ने घर में शराब पी, फिर आरुषि के कमरे में जाकर बदतमीजी करने की कोशिश की और इसी खींचतान में आरुषि और हेमराज का कत्ल हो गया। उनका झगड़ा हुआ इस इशू पे। झगड़ा होने के बाद ये लोग भाग के छत पे गए। छत पे इनका काफी स्ट्रगल हुआ। स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने जो है वो हेमराज को मारा। हेमराज को मारने के बाद छत के दरवाजा इन्होंने बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद ये नीचे आए और ये फिर दोबारा आरुषि के कमरे में गए और उस पर जो है ये जो स्लिप इंजरी है और कट इंजरी जो है वो से उसको मारा और मारने के बाद फिर ये चले गए। इसी बीच राजेश तलवार को डासना जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद भी उन पर शक की सुई लटकी हुई थी। डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बयान भी दिए। हम लोग को जो लगता था कि सब ठीक है और पता चल गया कि कौन है और सीबीआई चार्जशीट फाइल कर देगी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उनको टाइम चाहिए और अभी भी वो नहीं बता पा रहे हैं कि कौन है। यही चाहते हैं कि उनको प्रूफ मिल जाए और किस तरीके से वो कर दें और हमको भी पता चले कि क्या है और हमारे को कुछ जस्टिस मिले। 14 साल की आरुषि का कत्ल सबसे बड़ी गुत्थी बन चुका था। पहले पुलिस, सीबीआई और तलवार परिवार सभी सिर्फ शक के आधार पर बयान दे रहे थे। सबूत किसी के पास नहीं थे। सीबीआई भी न तो हत्या का मकसद साबित कर पाई, न हत्या का तरीका और न ही हत्या में इस्तेमाल हथियार को तलाश पाई। जांच एजेंसी की इसी नाकामी का फायदा तीनों आरोपियों को मिला। एक एक करके कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल को जमानत मिल गई। आरुषि की हत्या के करीब 1.25 साल बाद सितंबर 2009 में एक और बड़ा खुलासा हुआ। हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में सामने आया कि आरुषि के सैंपल से भी छेड़छाड़ की गई है। बेसिकली फर्दर आर्गुमेंट्स में यही बात आई है कि सीन ऑफ क्राइम जो है उसको टेम्पर विद किया गया है, आरुषि की बॉडी को टेम्पर विद किया गया है और ऊपर जो ताला लगा था उसको इन्होंने मैनेज करके खुलवाया गया है क्योंकि डेड बॉडी रिकवर करवानी थी और सारे काम हरिडली इस हिसाब से किए गए हैं कि जिसको बाहर का कातिल नहीं कर सकता, घर के ही लोग कर सकते हैं, जो कि एक्यूज्ड है। आरुषि की मौत के बाद उसके कपड़ों पर खून के धब्बे जमा थे और उसके शरीर पर खून के निशान मौजूद थे। लेकिन हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब की जांच में खुलासा हुआ कि आरुषि के वेजनल सैंपल से छेड़छाड़ ही नहीं की गई थी, उन्हें बदले जाने का भी शक जताया गया। साथ ही ये भी खुलासा हुआ कि आरुषि के कपड़े जो कि खून से पटे हुए थे, उन्हें भी किसी केमिकल में डुबोकर सबूत नष्ट किए जा चुके हैं। अगर ये छेड़छाड़ नहीं होती तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में आरुषि केस के आरोपी का बड़ा सुराग मिल सकता था। सितंबर 2009 में ही आरुषि का वो फोन मिल गया जो उसकी हत्या के 2.5 घंटे बाद बंद हो गया था। उसके मोबाइल ने क्या क्या राज उगले, आपको बताते हैं। 15 अक्टूबर की रात 9:10 पर आरुषि का जो मोबाइल बंद हुआ था उसका IMEI नंबर था 35456801288110। वारदात के कुछ महीनों बाद ही इस IMEI नंबर वाले मोबाइल में एक दूसरी सिम डाल दी गई जिसका फोन नंबर था 950। इसी तरह आरुषि के मोबाइल में एक एक कर 4 बार सिम डाली गई। लेकिन देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को इस मोबाइल को खोजने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। आरुषि के कत्ल के 15 महीने 28 दिन बाद मिले इस मोबाइल को लेकर जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। ये मोबाइल कत्ल के 15-20 दिन बाद कुसुम नाम की एक डोमेस्टिक मेड को पार्क के पास पड़ा मिला और उसी के पास लंबे वक्त तक पड़ा रहा। बाद में उसने मोबाइल में सिम डाला और इसका इस्तेमाल शुरू किया। पुलिस ने मोबाइल को बुलंदशहर से बरामद तो कर लिया, लेकिन केस में कोई सबूत नहीं जुटाया जा सका
क्योंकि मोबाइल का मीडिया कार्ड और उसकी मेमोरी डिलीट की जा चुकी थी।